हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि नियोजित विकास का मतलब क्या होता है। नियोजित विकास का मतलब होता है जो विकास योजना बना के किया जाए, यानी कि विकास से पहले पूर्व योजना बना दी जाए और उसके उसके माध्यम से विकास किया जाए। जैसे भारत में हमेशा से ही योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से भारत में सतत रूप से विकास का कार्यक्रम चला है। अब ये पंचवर्षीय योजना क्या थी, यानी कि हर 5 वर्ष पर भारत में 1951 से शुरू की गई थी। 5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती थी, जिसका मेन मोटिव होता था कि देश की समृद्धि को किस प्रकार बढ़ाया जाए, किस प्रकार कृषि में समृद्धि दर को लाया जाए, किस प्रकार उद्योगों में समृद्धि दर को बढ़ावा दिया जाए। इसका ये मेन मोटिव था। अब क्या था, राजनीतिक फैसले और विकास। इस चैप्टर में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक फैसले विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें एक ओडिशा का घटनाक्रम के बारे में बताया गया, किस प्रकार वहां पे पोस्को प्लांट को लेकर झगड़े शुरू हुए थे, उसी के बारे में बताया गया। इस्पात की मांग मांग में वृद्धि। उड़ीसा एक इंपोर्टेंट क्षेत्र के रूप में उभार हुआ, यानी कि जैसे ही इस्पात की मांग में वृद्धि हुई, पूरे पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति यानी कि औद्योगिक क्रांति का उभार हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। क्योंकि इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, जिसके माध्यम से विभिन्न लोहे से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती है। मशीनें, ट्रेन, रेलगाड़ी, कार वार, सब ये सब इस्पात, इन सब से संबंधित चीजों से बनाए जाते हैं। तो ये इस्पात उद्योग एक मेन मेन उद्योग था। ओडिशा एक इंपोर्टेंट क्षेत्र के रूप में उभरा था, जिसके कारण लो अयस्क का भंडार, यानी कि ओडिशा क्यों इतना तेजी से उभरा, क्योंकि यहाँ पर ओडिशा में लो अयस्क के विशाल भंडार थे। राज्य सरकार ने अब क्या सोचा कि राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होगा, अपने स्टेट में अधिक से अधिक रोजगार को बढ़ावा देना, देश की समृद्धि दर को लाना और राज्य की विकास स्तर का पैमाना तैयार करना। किस प्रकार राज्य का विकास किया जाए, किस प्रकार पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य बनाया जाए। तो ऐसे ही ओडिशा की जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास लो एस के तो इतने भंडार है, अब इनका सही यूज किस प्रकार किया जाए ताकि इससे अधिक अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे जो, और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे, उनके साथ क्या कर लिया, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर क्यों किए थे, इससे क्या होगा कि राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे स्थापित होने से क्या होगा कि देश में और राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये इससे रोजगार को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया। अब क्या, आदिवासी की आजीविका का संकट प्लस पर्यावरणविदों की चिंता। अब स्टेट गवर्नमेंट ने तो हमें अनुमति दे दी, बट क्या इससे क्या संकट उत्पन्न होता है, एक संकट उत्पन्न होता है उन आदिवासियों का जो उस जंगल में, जो उस उड़ीसा के उन पिछड़े क्षेत्र में, उन पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते थे, जो जंगल था, जो जंगल ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। उनसे प्राप्त कंदमूल, फल आदि से वह अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। और वो जो पर्यावरणविद जो ये सोच रहे थे कि बड़ी मात्रा में अगर यहाँ पे इस्पात संयंत्र लगाया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। इसलिए पर्यावरण की चिंता भी पर्यावरणविदों को बहुत सारी थी। तो इससे ये पर्यावरणविदों का संकट उत्पन्न हुआ और आदिवासियों को अपनी आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ। अब राजनीतिक टकराव क्या होगा, जनप्रतिनिधियों का अंतिम निर्णय। अर्थशास्त्रियों की बातें सुनी गई, पर्यटनविदों की बातें सुनी गई, विभिन्न समाज सेवियों और आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की भी बातें सुनी गई, पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, जिसे जनता ने चुना है, जिसे जनता ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसद में बैठाया है, वो कौन है, जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी। अंतिम निर्णय उन्हीं का मान्य होगा, इसलिए उनके द्वारा निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। विकास की धारणा क्या है, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना। हमेशा से ये माना गया है कि जो समाज आधुनिक है वो यानी कि वो विकसित समाज है। इसलिए पूरे विश्व में विकास का पैमाना तैयार किया गया है कि ये समाज विकसित है, ये समाज विकासशील है, ये समाज अविकसित है। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ही देशों को भी विभाजित किया गया। जैसे भारत विकासशील देश है, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश विकसित देश है। क्यों, क्योंकि वहां का पूंजीवाद है, वहां पर औद्योगिकरण का लेवल एक अच्छा खासा है, वहां पर समृद्धि का उच्च स्तर है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। और इसलिए विकास के बहुत सारे पैमाने तैयार किए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना ही क्या है, विकास है। इसलिए विकास को पश्चिमी देशों से तोड़कर देखा जाता है
कि अगर पश्चिमी देशों के समान हमारा विकास हो गया तो हम विकसित देश में शामिल हो जाएंगे। अब क्या था, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का क्या मतलब है, समृद्धि, यानी कि एक देश की जीडीपी में ग्रोथ होना क्या होगा, समृद्धि कहलाएगी। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण का संकेत है। भौतिक प्रगति, भौतिक प्रगति का क्या मतलब है, भौतिक प्रगति का मतलब है कि एक देश में संचार के अच्छे साधन उपलब्ध हो, एक देश में सड़कों का एक अच्छा सा जाल बिछा हो, जिससे कि देश के छोटे से छोटा क्षेत्र भी सड़कों के माध्यम से, पक्की सड़कें के माध्यम से जुड़ा हो। ऐसी ना हो कच्ची सड़कें हो कि जो बरसात के मौसम में पूरी बेकार हो जाती है। आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से कच्ची है और बरसात में तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो और संचार की क्रांति लाना, संचार में कैसी क्रांति लाना कि सभी के पास एक डिजिटल फोन वाईफाई से जुड़ा हो जो, और उसके माध्यम से संपूर्ण विश्व से वह अपना संचार कर सके, वार्तालाप कर सके और उससे जुड़ सके। अब क्या, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों को अधिक अधिक बढ़ावा दिया जाए, वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा दिया जाए, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, और क्या है, मशीन लर्निंग, बोट लर्निंग, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या हो, देश का एक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख हो सके, देश का सर्वसमावेशी विकास हो सके, देश पश्चिमी विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सके, देश अन्य यूरोपीय विश्व के समान विकास में प्रतिभागी हो सके। अब क्या था, विकास के दो मॉडल अपनाए गए थे, एक था उदारवादी और दूसरा था समाजवादी। यानी कि मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि उदारवादी मॉडल क्या है। उदारवादी मॉडल का मतलब है जो पश्चिमी विश्व ने अपनाया, जो जिसका समर्थक अमेरिका और दूसरे पश्चिमी यूरोपीय देश रहे हैं। ये क्या था, अधिक अधिक उदार, यानी कि अर्थव्यवस्था में अधिक अधिक उदार लाने की तकदर रहे हैं। इनका मानना था कि जहां तक हो खुलापन हो अर्थव्यवस्था में, उसमें राज्य को हस्तक्षेप का कोई अधिकार ना हो, पूरा संपूर्ण नियंत्रण किसके पास हो, बाजार के पास हो। बाजारी ये तय करे किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और किस वर्ग के लिए उत्पादन करना है। ये सब निर्णय लेने का अधिकार किसका हो, बाजार का, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। संपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाए, मार्केट के द्वारा। वह दूसरा एक मॉडल था जो था समाजवादी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब 1991 में, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि समाजवादी मॉडल होता क्या है। समाजवादी मॉडल का मतलब था कि जिसे यूएसएसआर ने अपनाया था और दूसरे जो यहाँ पर दक्षिण एशियाई देश थे, इन सबों ने अपना रखा था। इनका समाजवादी देश को उद्देश्य क्या था कि अधिक अधिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए, संपूर्ण संपत्ति किसकी हो, राज्य की हो, और राज्य क्या काम करेगा, राज्य का मेन उद्देश्य होगा कि देश में या राज्य में विकास को बढ़ावा दिया जाए, कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। बाजार की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती थी, राज्य ही यह तय करता था किसका उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और किस वर्ग के लिए उत्पादन करना है। तो इसमें मेनली कल्याण को बढ़ावा दिया जाता था और उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जिनकी जरूरत वर्तमान में ज्यादा है, जिनकी जरूरत गरीब तबके को अधिक है, जिनकी जरूरत समाज के पिछड़े वर्गों को अधिक है। यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक ये मेन इसका वो रहता था कि जिसकी हानि ये रहती थी कि इसमें उन्हीं वस्तु का उत्पादन किया जाता था जिससे लाभपतियों और पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ होता था, जैसे कि कार हो गई महंगी महंगी, और उन वस्तुओं का उत्पादन जैसे अनाज हो गया, गेहूं, इन सब के उत्पादन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता था, इसलिए इसमें कल्याण का थोड़ा ह्रास होता था। परंतु ये जो दूसरा समाजवादी जिसे यूएसएसआर ने अपना रखा था, इसमें कल्याण को अधिक बढ़ावा दिया जाता था। पर 1991 में जब क्या हुआ, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देखिएगा। यूएसएसआर का जब विघटन हो गया 1991 में, तो संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का प्रसार हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा क्या किया गया था, पूरे विश्व में पूंजीवाद को प्रसार किया गया था। पर जब ये पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रसार होने लगा, पर भारत ने एक ऐसी योजना, एक ऐसा अर्थव्यवस्था चाहता था जिसमें जीडीपी को भी बढ़ावा मिले। जीडीपी को कौन सा अर्थव्यवस्था बढ़ावा देगी, उदारवादी और पूंजीवादी, और एक थी समाजवादी, ये किसको बढ़ावा देगी, कल्याण को। तो भारत के सम्मुख एक संकट यह था कि वह ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाए ताकि उसमें कल्याण को भी बढ़ावा मिले, यानी कि समाज के एक निचले तबके तक भी यानी कि विकास का लाभ पहुंचे, और जो समाज का पूंजीवादी वर्ग है और देश का एक आर्थिक विकास का स्तर भी ऊंचा रहे, जो पश्चिमी विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसलिए भारत ने विकास का एक ऐसा मॉडल खोजा जो अन्य दूसरे देशों से भिन्न था। वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि उसमें कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के थे, कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के थे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को भारत ने अपनाया। अब नियोजन, नियोजन का मैंने आपको बता दिया कि नियोजन का काम कौन करता है भारत में,
करता था, मतलब योजना आयोग करता था। अब 2015 में इसे क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब कौन है, अब नीति आयोग करता है। वैसे तो पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई है, 12 पंचवर्षीय योजना प्रारंभ थी, अब वो भी समाप्त हो चुकी है। हमेशा सोचा गया है कि नियोजन नियोजन केवल सरकारी करती है, कोई उद्योगपति या पूंजीपति वर्ग द्वारा नियोजन में कोई भूमिका या कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता, परंतु ये गलत मत है। 1944 में क्या हुआ था, बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान में क्या था कि उद्योगपति का तबका एकजुट हुआ, यानी कि एक उद्योगपति का तबका एकजुट हुआ और उसने क्या किया कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। यानी कि 1944 में एक पूंजीपतियों का तबका, यानी कि पूंजीपतियों का एक वर्ग बैठा और उसने नियोजित विकास के प्रस्ताव को स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया, इसलिए नियोजित विकास को अपनाया। और भारत में दक्षिणपंथी व वामपंथी, इन्होंने भी नियोजित विकास को अपनाया। दक्षिणपंथी और वामपंथी के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।